प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह आज भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विस्तृत बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर बात करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद की अवधारणा के संबंध में विस्तृत रूप से बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है। आइए हम राष्ट्रवाद को जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक भावना है जो उन लोगों में उत्पन्न होती है जिनकी भाषा, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, रीति रिवाज, संस्कृति, इतिहास, आर्थिक उद्देश्य और राजनीतिक आकांक्षाएं एक हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए कुछ सामान्य विशेषताओं का पाया जाना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से रैमजे म्यूर की परिभाषा मुझे बहुत उचित दिखाई देती है। रैमजे म्यूर के अनुसार राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो कुछ विशेष संबंधों के कारण स्वाभाविक एकता को अनुभव करते हों। वे संबंध इतने दृढ़ और वास्तविक हों कि वे उनके कारण प्रसन्नतापूर्वक इकट्ठे रह सकते हों। यदि उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वह असंतोष अनुभव करते हैं तथा वे उन लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते जो उनके संबंधों में भागीदार न हों। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर E.H. कार ने राष्ट्रवाद की कुछ सामान्य विशेषताएं बताई हैं, जिनमें नंबर 1 समान सरकार का विचार, नंबर 2 सभी सदस्यों में समीपता के घनिष्ठ संबंध, नंबर 3 अधिक या कम निश्चित भूक्षेत्र, नंबर 4 सामान्य भाषा जो एक राष्ट्र के लोगों को दूसरे राष्ट्र के लोगों से पृथक करती है, सभी सदस्यों के कुछ सामान्य हित और सदस्यों के मन में राष्ट्र के स्वरूप के संबंध में कुछ सामान्य विचार या इच्छा। इस प्रकार प्रोफेसर E.H. कार इन बातों को राष्ट्रवाद की भावना के लिए आवश्यक मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था राष्ट्रवाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार। आइए अब हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों पर बात करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ और राष्ट्रवाद का उदय भारत में कुछ महत्वपूर्ण कारकों की वजह से हुआ जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 विदेशी प्रभुत्व। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण विदेशी प्रभुत्व था। विदेशी प्रभुत्व के कारण भारतीयों के मन में विदेशी शासन के खिलाफ ऐसी भावना का उदय हुआ जिसने धीरे धीरे राष्ट्रवाद का स्वरूप धारण कर लिया। शुरू में लोगों ने ब्रिटिश शासन की बुराइयों को पूरी तरह से नहीं पहचाना, परंतु धीरे धीरे सभी वर्गों के लोग विदेशी प्रभुत्व की बुराइयों और उसकी सच्चाइयों को जान गए और इस प्रकार विदेशी प्रभुत्व के कारण भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। ब्रिटिश शासकों द्वारा देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण व्यवस्था के कारण किया गया, क्योंकि प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण के कारण ही वे भारत जैसे विशाल क्षेत्र पर शासन कर सकते थे। यद्यपि इसका फायदा भारतीयों को भी हुआ। देश के प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण के कारण भारतीयों के आपस में मधुर संबंध स्थापित हो गए और इस कंसेप्ट के कारण देश
एकता के सूत्र में बांध दिया गया। इसका फायदा भारतीयों को मिला और इससे भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई और यही राजनीतिक एकता धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना में बदल गई। नेक्स्ट, पाश्चात्य विचारों तथा शिक्षा का प्रभाव। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पाश्चात्य विचारों और शिक्षा के प्रसार ने निभाई। भारत में 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया और भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार प्रारंभ हो गया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कारण देश में पश्चिमी विचारकों और साहित्यकारों के विचार भारतीय शिक्षित व्यक्तियों के मन में आने लगे। इनमें प्रमुख विचारक थे जिन्होंने भारतीयों को प्रभावित किया: रूसो, लोक, मिल्टन, शैली, बेंथम, मिल, स्पेंसर, वोल्टेयर और होमर। इन पाश्चात्य विचारकों के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार पढ़े लिखे भारतीयों को प्रभावित करने लगे और इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा और साहित्य के अध्ययन से वे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी और इटली के एकीकरण और आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन से भी परिचित हुए। मैजिनी, गैरिबोल्डी और आयरलैंड के नेता पढ़े लिखे भारतीयों के आदर्श हो गए और इस संबंध में वे अन्य भारतीयों से भी बात करने लगे। इस प्रकार पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय पढ़े लिखे वर्ग को प्रभावित किया और भारतीयों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और राष्ट्रीय आंदोलनों के संबंध में विस्तृत रूप से जाना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस और साहित्य की भूमिका। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ने भारत में प्रेस और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी प्रेस के साथ साथ देसी प्रेस और साहित्य का भी विकास हुआ और इसमें सबसे प्रमुख योगदान राजा राम मोहन राय का था, जिसने भारत में देसी और राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार शुरू किए। इन पत्रों ने भारत में राजनीतिक जागृति का कार्य किया। भारत में इसी समय मुंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार पत्र निकलने लगा। 1851 ईस्वी में बम्बई से रस्त गोफ्तार नामक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक दादा भाई नौरोजी थे। 1859 ईस्वी में कलकत्ता से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र निकालना शुरू किया, जो एक राष्ट्रवादी और लोकप्रिय समाचार पत्र था। इसके अलावा अन्य प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में और समाचारों में अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, बंगवासी, इंडियन मिरर और मुंबई से प्रकाशित होने वाले मराठा और केसरी आदि समाचार पत्र प्रमुख थे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशी पत्र पत्रिकाओं ने विदेशी शासन के कुकृत्यों को देश के समक्ष प्रस्तुत किया और भारत में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, यातायात और संचार के साधनों का विकास। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में यातायात और संचार के साधनों के विकास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण दूरस्थ क्षेत्रों के भारतीय
एक दूसरे से मिलने लगे और अपने विचार साझा करने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे की थी। यद्यपि रेलवे का विकास ब्रिटिश शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए किया था, परंतु इसका फायदा भारतीयों को भी मिला और भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य रेलवे ने किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यातायात और संचार के साधनों ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय की है। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारत में सामाजिक सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के लिए भी प्रयास किया। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने भारत में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और भारतीय समाज को रूढ़िवादिता से निकालने का प्रयास किया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए आधार तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों में जातीय दम की भावना और भारत में राष्ट्रवाद। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार शुरू से ही अच्छा नहीं था। पश्चिमी लोगों में जातीय दम की भावना थी। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को निम्नतम मानते थे। उनकी इसी भावना के कारण भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई और पढ़े लिखे भारतीयों में उनसे ज़्यादा ज्ञान होने के बावजूद हीनता की भावना उत्पन्न होने लगी और धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों के प्रति कटुता बढ़ने लगी। और इस प्रकार पढ़े लिखे भारतीयों ने सभी लोगों को साथ लेकर अंग्रेज़ों के प्रति वातावरण उत्पन्न कर दिया और इस प्रकार जातीय दम की भावना जो अंग्रेज़ों में थी उसके कारण भारत में जो प्रतिक्रिया हुई वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इसके कारण इसी प्रतिक्रिया ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक खोजों का प्रभाव। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, प्रोफेसर मैक्स मुलर, रोथ जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और दुनिया के सामने वे इस तथ्य को रखने में कामयाब हुए कि प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व की अन्य सभ्यताओं से अत्यंत महान थी। मैक्स मुलर ने आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत रखा और भारतीयों को भी उसी शाखा से संबंधित माना। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें हुई और प्राचीन भारत का स्वर्ण युग विश्व के सामने आया और इससे भारतीयों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न हुई और यही भावना भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट,
1857 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। 1857 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह हो गया। प्रोफेसर R.C. मजूमदार के शब्दों में 1857 ईस्वी के विद्रोह की धीमी धीमी किंतु पवित्रतापूर्ण स्मृति ने संभवतः भारत में अंग्रेजी शासन को उससे भी बढ़कर क्षति पहुंचाई जितने की स्वयं विद्रोह ने नहीं पहुंचाई थी। इस प्रकार यद्यपि 1857 ईस्वी की क्रांति सफल नहीं हुई, परंतु इसने भारत में राष्ट्रवाद की ज्वाला को थमने नहीं दिया और राष्ट्रवाद की ज्वाला लगातार जलती रही और अब भारतीय धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों के खिलाफ खड़े होने का अब एक बहुत बड़ा उनमें साहस उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम वर्ग की भूमिका। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका मध्यम वर्ग ने निभाई। मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे लोग शामिल थे और यही वर्ग देश में राजनीतिक जागृति और राजनीतिक आंदोलन के लिए भी प्रमुख भूमिका के रूप में सामने आया और इन लोगों की कुछ आकांक्षाएं थी जो ब्रिटिश शासन की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी और ये लोग अब आगे आए और इन्होंने भारत में लोगों को जागृत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति। लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 ईस्वी तक भारत में वायसराय रहा, वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक था और उसने भारत में ऐसी नीति अपनाई कि धीरे धीरे भारतीयों में लॉर्ड लिटन की नीतियों की वजह से असंतोष उत्पन्न हो गया। उसने ICS में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी ताकि कम से कम भारतीय ICS की परीक्षा में पास हों। इसके अतिरिक्त उसकी आक्रामक विदेश नीति के कारण उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस युद्ध से भारत को कुछ भी नहीं मिल पाया, अपितु भारतीय खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया। इसके अतिरिक्त उसने कई प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लागू कर दिए जो देशी समाचार पत्रों के लिए अत्यंत कठोर थे। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन ने कुछ अन्य ऐसे कार्य किए जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति लगातार नफरत बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड लिटन के पश्चात लॉर्ड रिपन भारत में वायसराय बनकर आए। वह उदार विचारों के व्यक्ति थे। वह लॉर्ड लिटन के वायसराय काल में उत्पन्न हुई भारतीयों की नाराजगी को दूर करना चाहते थे और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे भारत में लॉर्ड रिपन ने अपनी उदार छवि बनाई। इसी क्रम में उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीयों को न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार देने का निश्चय किया और लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद के सदस्य PC इल्बर्ट ने एक विधेयक रखा कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार हो, परंतु वाद विवाद और अंग्रेजों द्वारा प्रतिक्रिया के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया और इसके कारण विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और भारतीयों में यह बात धीरे धीरे घर कर गई कि अंग्रेज अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं और अब अंग्रेज़ों को सबक सिखाना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट,
राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन और प्रेस और साहित्य के उदय के बाद भारत में अब राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना का दौर प्रारंभ हो गया और इसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में मुख्य भूमिका निभाई। सबसे पहले 1843 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके बाद आगे चलकर भारतीयों ने कुछ अन्य संस्थाएं बनाई जिन्होंने भारत में राष्ट्रवादी संस्थाओं को मजबूत किया। इसी दिशा में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसके पश्चात 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं की शाखाएं प्रत्येक बड़े नगर में खुलने लगी और भारत में धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं का एक ऐसा दौर शुरू हो गया जिसने भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने का कार्य किया। और लास्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण पहले ही प्रारंभ हो गया था और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ।